मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में एआई के एप्लीकेशन के बिना आप ऑलमोस्ट इलिटरेट हो, और आपने पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर ही एक प्रकार का सवाल खड़ा किया है। और उसके बाद एक कोचिंगों का जो सिलसिला है उस ट्रैप में बच्चे और गार्जियन फंस चुके। स्किल ओरिएंटेड जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट को सेटल नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अरावली शिक्षा संकुल नीमका थाना में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं अरावली कॉलेज के डायरेक्टर इंजीनियर श्री कैलाश जी रोहिलान। सर, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, सर वह कौन सा पल था आपके जीवन में कि आपको लगा कि अरावली संस्थान जैसे एक बड़े विजन की नीमका थाना में जरूरत है? सर देखिए, ऐसा कोई इंस्टेंट पल तो नहीं था, लेकिन जहाँ तक अरावली के ओरिजिन की बात है, बैकग्राउंड की बात है, जी सर, तो मैं भी एक छोटी से ढाणी से सरकारी सिस्टम में पढ़ता हुआ आया, और उस टाइम मैं देखता था कि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि आर्थिक ठीक थी, इसलिए मुझे तो हॉस्टल में डाल दिया गया। लेकिन मेरे साथ के कई प्रतिभाएं मैं देखता था कि वो आगे इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जी सर। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मास्टर्स मैंने मैनेजमेंट में की, एक ब्रीफ स्टंट कॉरपोरेट में बिताया, उसके बाद मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। तो उस टाइम में इस अपने रीजन में एक अच्छे कैंपस की, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वैक्यूम थी जी। उसको फुलफिल करने का एक ड्रीम था, और उसके तहत भी जीरो डाउन है हमने इसकी स्थापना 2004 में की। और सर, इतने कम समय में आज अरावली जो शिक्षा संकुल है आज एजुकेशन हब है। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, आपके सामने शुरुआती जो 2004 के आसपास जो शुरुआत हुई थी, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगी शुरुआती दौर में? देखिए, जैसा कि हमारा ये मोटो है, पंचलाइन है, शेपिंग द रूरल टैलेंट, उस विजन को रियलाइज करने के लिए जो मिशन हमने ट्रांसफॉर्म किया, जी सर, डेफिनेटली बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स शुरू में आपको एक प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए फेस करनी पड़ती है, चाहे गवर्नमेंट से अप्रूवल की बातें हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, छोटी जगह पर डिफरेंट प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं, मैन पावर है, रिसोर्सेज है, उनकी लिमिटेशंस हो। लेकिन 2004 में हमने सीबीएसई स्कूल से शुरू किया, जो हमारा डिवीज़न था, साथ में एकेडमिक कॉलेज से शुरू हुआ। तो ये प्राइवेट सेक्टर की पहली एकेडमिक कॉलेज थी जी सर, बीए बीएससी के साथ। सीबीएसई सीकर, जयपुर और झुंझुनू के अलावा इस पूरे परिक्षेत्र में पहला सीबीएसई स्कूल हमने लिया। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम बच्चों को देना शुरू किया। इसके बाद हमने इसमें एक आईटीआई जोड़ा, जो आज राजस्थान की टॉप आईटीआईज में से नहीं बल्कि इंडिया की टॉप आईटीआईज में आता है। देखिए, उसके बारे में अलग से मैं आपको कभी डिटेल एपिसोड दूंगा जी सर, और मैं उसके लिए बहुत ही मैं थ्रिल्ड और प्राउड फील करता हूँ कि ऐसा एक जॉब ओरिएंटेड डिवीज़न हम स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का डेवलप कर पाए इस कैंपस में। बाद में हमने टीचर्स ट्रेनिंग डिवीजन्स की शुरुआत की एनसीटी के अप्रूवल से, उसमें भी शिक्षा शास्त्री, डीएलएड, बीएड, और बाद में 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड मिला है। अभी राजस्थान में इस साल से एनसीटी ने आईटेप प्रोग्राम शुरू किया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ ये शेयर करते हुए कि राजस्थान में टोटल 10 आईटेप के कॉलेजेस हैं, जिसमें 5 गवर्नमेंट के हैं और 5 प्राइवेट के, तो उसमें से अरावली भी एक है जी सर। मेडिकल एजुकेशन जो कि समय की नीड है, उसमें भी हमने ध्यान देते हुए फार्मेसी का डिप्लोमा शुरू किया, जो पूरे रीजन में अकेला ही है। आयुर्वेद नर्सिंग का भी फर्स्ट बैच हम शुरू कर चुके हैं, और फ्यूचर में जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और एलएसए वाला लाइफ स्टॉक असिस्टेंट वाला, जो पशु कंपाउंडर बोलते हैं अपन, उसके लिए भी प्रोग्राम पाइपलाइन में है। और जल्दी आप देखेंगे कि और भी नए प्रोग्राम्स जो जॉब ओरिएंटेड हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, वो हम लाएंगे। मेरा ये कहना है कि हम एक हायर एजुकेशन को डिग्री और सर्टिफिकेट न बना करके उसको एक कैरियर एस्टेब्लिशिंग सिस्टम डिज़ाइन करें, तो शायद आज के टाइम में रिलेवेंट होगा, ऐसा मेरा
बिल्कुल फेथ है। सर, शुरुआती समय में आपने बताया बहुत सारी समस्याएं थी, तो सर हमने यहाँ जब विजिट किया तो ये देखा कि अरावली कॉलेज के अंदर आपने स्कूल से शुरू किया, फिर उसके बाद में हमने देखा नर्सिंग है, डी फार्मेसी है, इतनी विविधताएं ये कहाँ से क्या सोच करके आई सर? देखिए, एक आप एजुकेशन का कैंपस और सेंटर डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ एक इकोसिस्टम होना चाहिए, वहाँ एक कंप्लीट रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, वहाँ एक प्रकार का एक्सपोजर और इंटरेक्शन डिफरेंट लेवल्स पर होना चाहिए। तो इस प्रकार का कोई सेंटर क्षेत्र में नहीं था, तो इस प्रकार से डिवीज़न आपस में एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कम्प्लीमेंट करते हैं। इस प्रकार से एक बच्चा, मैं चाहता हूँ कि 3 साल की उम्र में आके LKG से शुरू करके जी सर, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ कर सकता है, चाहे उसमें डिसिप्लिन की बात हो, चाहे उसके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो। वी हैव वेरी गुड प्लेग्राउंड्स। और मैं आपको बताऊँ आपको कि ड्रोन की ट्रेनिंग भी हमने भी शुरू की है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी और सभी सेक्टर्स में जो है वो ड्रोन पर आधारित रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। चाहे एग्रीकल्चर लो, चाहे आप उसके इंडस्ट्री देखो, आप इवन आपके डिफेंस सिस्टम देखो, ड्रोन इज गोइंग टू बी लाइक मोबाइल ऑफ टुमारो। सो मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी के बिना तो एम्पावरमेंट या एजुकेशन स्पाइनलेस हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इसका एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए कि ड्राइविंग फोर्स बन चुका है। तो इसके साथ एजुकेशन को इंटीग्रेट करना, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ पर अभी इतना नहीं है, जैसा अब्रोड की बात करें, चाइना की बात करें, चाहे और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की, और यहाँ भी हम साउथ में देखते हैं या कोई मेट्रो सिटीज़ में जो देख पा रहे हैं, कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस का जो है उसी लेवल पर ही, लेकिन ये लोकल लेवल पर छोटी जगह पर इन चीज़ों को इनकलकेट करना, इंस्टॉल करना और इनको एक प्रोपोगेट करना, डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि एक नीड ऑफ द टाइम और एक हम एजुकेशन कम्युनिटी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हम एक तरीके से हम कोचिंग ओरिएंटेड सा जो एक एटमॉस्फेयर बन गया, उससे कोई सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर बेस्ड रहे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें न केवल प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बल्कि एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से भी यूथ को डेवलप करना पड़ेगा, डिजिटलाइज, सो दे कैन बी द जॉब प्रोवाइडर जी सर, रादर देन जॉब सीकर। जी सर। तो ये इसका एक थीम हमारे यहाँ की है, ये हमारा एक प्रकार से टारगेट है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है सर, हमने जब यहाँ एंट्री की कॉलेज के अंदर तो मैंने शायद मेरे ख्याल से 10 से 11 डिवीज़न की काउंटिंग की है। ITI हैं, उसके बाद में स्कूल है, डी फार्मेसी है, नर्सिंग है, BEd है, BSTC है, PGDC है। सर, ये इतना सारी मतलब जो विविधता है, और यहाँ पर लगभग जैसे मैंने पूछा कि लगभग यहाँ पर 5000 छात्र और छात्राएं हैं। तो सर 5000 छात्र छात्राओं की जो क्वालिटी है उसको आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, इसमें हमारी टीम है डेडिकेटेड, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग उनके लिए हेड्स हैं, अलग अलग उनके लिए फैसिलिटीज़, लाइब्रेरीज हैं, लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं, सेपरेट उनका सिस्टम है और उनका एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जी सर। तो वो अपनी रिदम में है, साथ में टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हेल्पफुल, तो उसकी मदद से उनके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन भी देते हैं। उनके ऑनलाइन भी हम चीज़ें, बच्चा नहीं आ पाया तो सबमिशन रहता है, एग्ज़ाम देने से लेकर के ERP वगैरह हमारा वेल मेंटेन्ड है, जिससे आप अपनी अटेंडेंस, फीस, आपके नोट्स, आपके नोटिसेज, गार्जियन भी उन मॉनिटर ट्रैक कर सकता है चीज़ों को, और उसका पूरा जो एक एनालिसिस है वो हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक है, और गार्जियंस का जो काउंसलिंग है, बच्चों का फीडबैक गार्जियंस को, और बच्चों के लिए काउंसलिंग की फैसिलिटी भी हम अकॉर्डिंगली रखते हैं। बिल्कुल सर। तो पर्पज़ ये है कि एक वैल्यू फॉर मनी, एक नॉर्मल फैमिली का स्टूडेंट कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, टाइम और एनर्जी में अपना एक सक्सेसफुल करियर की तरफ उसको होप रहे, उसको फॉरवर्ड कर पाएँ, हम उसको एंट्री दे पाएँ। सर, अगर मैं बात करूं छात्र छात्राओं के भविष्य की राह है, तो सर तकनीक और AI का जो ज़माना चल रहा है, इस दौर में अरावली कॉलेज में छात्रों को आप कैसे तैयार कर पाते होंगे सर?
देखिए बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो एआई का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, नहीं केवल एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सभी जो वर्क्स और सेक्टर्स ऑफ लाइफ है, मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में एआई के एप्लीकेशन के बिना आप ऑलमोस्ट इलिटरेट हो। कोई भी आपकी जो गतिविधियां हैं लाइफ से संबंधित इंडस्ट्री में या आपके दूसरे वर्क्स ऑफ लाइफ हैं, वो एआई से अनटच नहीं रह सकते। और एआई का इंक्लूजन जैसे गवर्नमेंट ने सीबीएसई में करिकुलम में भी किया है, हमने भी हायर एजुकेशन में मॉड्यूल्स स्टार्ट किए हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पर भी उसके लिए जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनकी मदद से। तो ये एक प्रकार से एक मोमेंट होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा नेशनल लेवल का मोमेंट होना चाहिए। और एजुकेशन में पूरे यूथ को एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एआई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो हम इसमें रेस में पिछड़ जाएंगे। तो इसके एप्लीकेशन बहुत वाइड हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपकी इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ, आपके दूसरे एजुकेशन, आपकी सोशल मीडिया से संबंधित बातें हों, चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, चाहे दूसरे आपके सेक्टर्स हैं रिसर्च के, उनमें सभी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है। तो मुझे लगता है कि हम इसमें टाइम के साथ चल पा रहे हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की जो भारतीय शिक्षा नीति है, मतलब ये बेरोजगारों की एक बड़ी लंबी लाइन खड़ी करती आ रही है, तो एजुकेशन में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए कि मतलब जो छात्र छात्राएं हैं वो आगे चलकर सक्सेस हो? तो क्या बदलाव देखना चाहेंगे सर? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर ही एक प्रकार का सवाल खड़ा किया है, रिलेवेंट है। हम देखते जा रहे हैं कि डिग्री और मार्क्स पर ही बेस्ड हो गया है, और उसके बाद एक कोचिंगों का जो सिलसिला है उस ट्रैप में बच्चे और गार्जियन फंस चुके हैं। अब एजुकेशन का मतलब तो अगर यही रहा तब तो बेरोजगारी स्वाभाविक है, उसका स्वाभाविक है। इसके लिए उसमें हम जितना जॉब ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का इनपुट और साथ साथ में बच्चे को स्किल, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी जो एजुकेशन है उसको स्किल के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए। जो भी कोर्सेज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, स्किल ओरिएंटेड जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट को सेटल नहीं कर पाएंगे, और इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है जिस पर भी इकोनॉमी बेस्ड है जी, वो हम इसके लिए मतलब सफ़र करेगी, और उसके बेनिफिट हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसके लिए हम इनफैक्ट इतना पोटेंशियल अपने इंडियन युवाओं का है, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूथ की इस कंट्री की है, और दे आर टैलेंटेड आल्सो, हार्ड वर्किंग आल्सो, उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड ओवर प्रूव किया है। तो उस केस में एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत अच्छे प्रोविजन है भी जी, लेकिन बात उनको इम्प्लीमेंट करने की है। अगर हम उसमें ग्राउंड लेवल पर उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो उसका जो ड्यू बेनिफिट है वो अपने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो फिर ये कहूँगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए, और ओनली जो आप ऑफिशियल जॉब के पीछे रहते हैं उसकी बजाय हमें ग्राउंड वर्क पर फोकस करना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बिग चेंज की नीड को रिकमेंड मैं करता हूँ। सर मेरा अगला सवाल ये है कि स्कूल से शुरू हुआ सफ़र और फार्मेसी, नर्सिंग, बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो सर ये बताइए मेरे को कि स्टूडेंट क्यों चाहे कि मैं अरावली में ही दाखिला लूँ, प्रवेश लूँ? क्या खास बात है सर? तो इसमें देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम स्टूडेंट को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं जी, जिससे वो मार्केट में कल को अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, और अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर भी अगर एस्टेब्लिश करता है तो स्किल हम उसको देते हैं, उसको करियर का गाइडेंस ही प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैल्यू फॉर मनी है, एक रीजनेबल फीस में वो मैक्सिमम कैसे उसको मिले, ये हमारे यहाँ का इम्पोर्टेंट फीचर है। बिल्कुल। साथ में मैं कहना चाहूँगा डिसिप्लिन वाइज, और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हम उसके सामने प्रोवाइड करते हैं। और मैं कहूँगा कि इसमें देखिए 3 इम्पोर्टेंट कड़ी हैं एजुकेशन सिस्टम में: गार्जियन, स्टूडेंट
इंस्टीट्यूशन एंड अदर गवर्नमेंट। जी तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करके और इसको बच्चों को कैसे इम्प्रूव करें, एनहांस करें, उनको कैसे एक स्ट्रॉन्ग बनाएं, ये है। तो अरावली जो कुछ इस दिशा में, आपने बताया कि अरावली क्यों चूज करें, क्यों चूज? तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर यहाँ आने के बाद बच्चा निराश लौटता है तो मैं इसमें मानता हूँ कि मेरी और सिस्टम का फेल्योर है। बिल्कुल। और अगर बच्चा आता है और उसके बाद जब निकलता है यहाँ से तो उसमें अगर वैल्यू एडिशन हम कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में ही एक पैरामीटर है, फैक्टर है जो इस चीज़ के लिए डिसाइड कर सकते। पास्ट में हमारे जो बच्चे हैं जी एलुमनाइज हैं वो बहुत अच्छे अच्छे जगह पर स्थापित है, प्रतिस्थापित है। बिल्कुल। अब्रोड तक बच्चे हमारी ITI के बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे पदों तक बच्चे गए हैं। वो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक रोल प्ले कर पा रहे हैं। तो आप जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अरावली अपना एटीट्यूड ओपन रखता है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो सजेशंस हैं, फीडबैक है गार्जियंस की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, इसको हमेशा इनकॉर्पोरेट किया जाता है और ये कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करके और हम उसको अपडेटेड रखने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक अरावली को चुनने की बात है तो मैं अगेन ये डिसीजंस तो स्टूडेंट्स और गार्जियन को ही छोड़ता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज अरावली कॉलेज है, एजुकेशन में एजुकेशन हब है। तो सर मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आने वाले 20 सालों में आप अरावली का नाम कहाँ देखना चाहेंगे सर? मैं चाहूँगा कि अरावली एक यूनिवर्सिटी बने जिसको अपने खुद के कोर्स डिज़ाइन करने की ऑटोनॉमी हो, स्टूडेंट्स को एक बिल्कुल गुरुकुल स्टाइल में और क्लाइंट नीड बेस्ड एम्प्लॉयर के हिसाब से हम मैन पावर को ट्रेंड कर सकें और जो इन सर्विस लोग हैं उनको भी हम अपडेट कर सकें, उनके लिए भी रिफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला सकें। और एक प्रकार से ये जो हमारे यहाँ जो जॉब इंडस्ट्री, लाइफ स्किल्स और एजुकेशन के बीच में जो गैप है उसको हम मीट आउट कर सकें और अपना जो ये एक प्रकार से मिशन है इसको अगले लेवल पर ले जाने का हमारा एक टेक्निकल प्लान है कि भाई एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम अपने क्षेत्र को दे सकें जो डिजर्व करता है या जो डिजायर्ड है। तो दोस्तों आज हम मौजूद थे अरावली शिक्षा संकुल में और अरावली कॉलेज के डायरेक्टर इंजीनियर श्री कैलाश रोहिलान से मिलकर के बहुत खुशी हुई। अरावली एजुकेशन हब के बारे में जाना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपका कीमती समय हमें दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।